तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th के लिए मैथ की तैयारी के लिए लास्ट ईयर का मिड टर्म पेपर, दोनों शिफ्ट का, उससे लास्ट ईयर का भी पेपर, प्रैक्टिस पेपर सेशन 2025-26 का दोनों मीडियम में प्रोवाइड कर चुका हूं। साथ में सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड कर चुका हूं। ऑल चैप्टर जो कि ऑप्शनल हैं, डीओ की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं दोनों मीडियम में, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन वहां से बनेगा। इस वीडियो में सभी असेसमेंट की 2025-26 की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ऑल चैप्टर दोनों मीडियम में। तो बच्चों, आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन पेपर दोनों वीडियो से ही बनेगा। एक तो ऑल चैप्टर रिवीजन वाली वीडियो से और एक इस वीडियो से बनेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखो ध्यान से। ऑल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ऑल चैप्टर इसी वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो बिना स्किप किए ध्यान से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो यहीं से आपका पेपर बनना है, टेंशन मत लेना, सब कुछ भूल जाओ, बस इसकी तैयारी करो। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट से। सबसे पहले हम चैप्टर 12 पर आते हैं, फिर उसके बाद में ऐसे 1 बाय 1 करके 1 तक ऑल चैप्टर मिड टर्म को कंप्लीट करेंगे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोनों मीडियम में। तो ध्यान से देखो, ठीक है। सभी क्वेश्चन उसी में रिपीट हो जाएंगे, तो ध्यान से देखो और समझो। सभी क्वेश्चन को चैप्टर 12 से स्टार्ट करें लास्ट से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। ये दंडालेख है, ये है हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र, और ये हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज एक साथ है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ए फुटबॉल टीम इन ए सीरीज ऑफ मैचेज। फुटबॉल टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में किए गए गोलों की संख्या के आंकड़े निम्नलिखित हैं। ये आंकड़े हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स वुड बी मोस्ट सुटेबल टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। इन आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सबसे उपयुक्त होगा। तो सबसे उपयुक्त होगा बच्चों दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 1 में लिखोगे आप ऑप्शन सी दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज ए की डिफरेंस बिटवीन ए बार ग्राफ एंड ए हिस्टोग्राम। एक दंड आलेख और एक आयत चित्र के बीच मुख्य अंतर क्या है। पहला, ए बार ग्राफ हैज़ गैप्स बिटवीन द बार्स वाइल ए हिस्टोग्राम डज नॉट। यानी कि एक दंड आलेख में दंडों के बीच अंतराल होता है, जबकि एक आयत चित्र में नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड, ए हिस्टोग्राम कैन हैव बार्स ऑफ वेरिंग विथ वाइल ए बार ग्राफ हैज़ बार्स ऑफ इक्वल विथ। यानी कि एक आयत चित्र में अलग अलग चौड़ाई के दंड हो सकते हैं, जबकि एक दंड आलेख में समान चौड़ाई के दंड होते हैं। बिल्कुल सही ये भी है, ठीक है। अगला, ए बार ग्राफ्स इज़ यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डेटा वाइल ए हिस्टोग्राम इज़ फॉर डिस्क्रीट डेटा। एक दंड आलेख का उपयोग निरंतर आंकड़ों के लिए किया जाता है, जबकि एक आयत चित्र का उपयोग असतत आंकड़ों के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत। अगला ऑप्शन बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका ए बी दोनों राइट है, तो डी ऑप्शन लगाओगे ए और बी दोनों, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर सेकंड में डी होगा, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, गिवन बिलो आर द सीट्स ओन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शंस। राज्य विधानसभा चुनाव के मतदान परिणाम में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई सीटें नीचे दी गई हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल के बारे में ABCDE जीती गई सीटें यहाँ पर मेंशन है। 2 क्वेश्चन किए गए। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। मतदान परिणामों को दर्शाने के लिए दंड आलेख बनाइए। तीनों क्वेश्चन मेन हैं, तीसरा चौथा पाँचवा एक पेपर में जरूर आना है, ध्यान रखना। तो पहले हम दंड आलेख बनाएंगे, उसके बाद करा किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक सीटें जीती। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे
ठीक है, बार ग्राफ बनाएंगे। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो आंसर नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और ये हो गया वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष, ठीक है। इधर लिखा राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, और इधर जीती गई सीटें यानी कि सीट्स ऑन, इंग्लिश हिंदी अपने अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जीती गई सीटें 73, 65, 42, 29, 10 इस प्रकार से मेंशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस, इंग्लिश में हिंदी वाले वाई अक्ष पर, स्केल इंग्लिश में हिंदी वाले पैमाना क्या लेंगे, एक इकाई बराबर 10 सीटें, 1 यूनिट इक्वल टू 10 सीट्स, ठीक है। यहाँ पर 10 के हिसाब से हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, हाईएस्ट यहाँ पर है आपका 73 यानी 80 तक लिखना है, आगे लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया, इधर हमने राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी लिख दिया ABCDE, ठीक है, इस साइड। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर ए जो पार्टी है 73 सीटें जीत रही है, ठीक है ना, 73। तो ध्यान से देखो 10-10 का गैप है, तो यहाँ पर 70 हो गया, 70 और 80 के बीच में 10 लाइन होगी, तो तीसरी लाइन आपकी कौन सी होगी, थर्ड लाइन 73, तो तीसरी लाइन से मिलाएंगे, ये हो जाएगा 73A के लिए, ठीक है। फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर से एक बॉक्स छोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ में एक एक बॉक्स बराबर से हम क्या करते हैं, मिस करते हैं यानी छोड़ते हैं। तो एक बॉक्स छोड़कर ए पार्टी के लिए बनी, फिर से एक बॉक्स छोड़ेंगे, बी पर आ जाएंगे। बी का है 65, ठीक है। तो देखो 60 यहाँ पर है, 70 यहाँ पर है, इसके बीच में 10 लाइन है, पाँचवीं लाइन पर 65 यानी 65 होगा, तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना, 65। इस प्रकार से बी के लिए बनेगा। इसी प्रकार सी 42 है। अब ध्यान देखो, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 50 है, इसके बीच में 40 to 50 10 लाइन्स है, तो 2 लाइन पर 42 होगा, तो यहाँ पर होगा 42, ठीक है। ग्राफ पर बनाना सही से। सी के लिए होगा, डी है 29, ठीक है। अब ध्यान देखो, डी है 29, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, तो एक लाइन कम पर 29 हो जाएगा, यानी कि 20 से 30 के बीच में 10 लाइनें हैं, तो जो 9वीं लाइन होगी वो 29 होगी, तो इस प्रकार एक कम, ठीक है ना, यहाँ बनेगा। अगला है ई, ई के लिए 10, तो ये ई है, 10 यहाँ पर है, इस प्रकार से बनेगा। इसे आप अलग अलग कलर कर सकते हो, यहाँ मैंने लिख दिया 10, 29, 42, 65, 73, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर नंबर 3 होगा, ऐसे ही बना लो, ठीक है। क्लियर है, 3 का फर्स्ट हो गया बार ग्राफ, ऐसे ही बनाओ सही से, ध्यान से देखकर। अब आगे देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक सीटें जीती, विच पॉलिटिकल पार्टी ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो इसमें देखो ए 73 है, बाकी सब कम है, तो ए पार्टी हो जाएगी, ठीक है ना, ए। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड के आंसर में ए, ठीक है ना, पार्टी ए सबसे ज़्यादा सीटें जीत रही है। तो 3 का आंसर हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द डेटा गिवन बिलो। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक आयत चित्र बनाइए। यहाँ पर अंक यानी मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, ठीक है। तो देखो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो हम क्या करेंगे, आयत चित्र बनाएंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। इधर लिख दिया अंक यानी मार्क्स, इधर विद्यार्थियों की संख्या यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 14, 16, 22, 18 इस प्रकार से है। तो लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष पर पैमाना यानी स्केल लेंगे, एक इकाई बराबर 2 विद्यार्थी यानी 1 यूनिट इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वाई अक्ष पर तो यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 तक तो लिखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में शो करना है 22 है। इसके आगे लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, फिलहाल मैंने 24 तक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अंक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ 0 से यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 तक लिखना पड़ेगा, आगे हमने 60 तक कर दिया, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना होता है यानी आयत चित्र, तो बीच में गैप नहीं होता है।
गैप कहाँ पर होता है? दंड आलेख में, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो 0 से 10 पर 10 है, तो ये 10 है। 0 यहाँ पर है, यहाँ लिख भी सकते हो, ठीक है। 0 से 10 यहाँ लिख देना 0, ठीक है। तो 0 से 10 पर 10 इस प्रकार बना। फिर 10 से 20 पर 14 है, तो 12 14 ये है। 10 से 20 पर ये 14 इस प्रकार बना। फिर 20 से 30 पर 16 है, तो ध्यान से देखो 20 से 30 ये है, 20 से 30 16 यहाँ पर है, ठीक है। फिर अगला है 30 से 40 पर 22 है, तो 30 से 40 पर 22 यहाँ पर है, ठीक है, ये बना। अगला 40 से 50 पर 18 है, तो 40 से 50 यहाँ पर 18 है, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आयत चित्र। आप चाहो तो अलग अलग कलर से कलर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने लिख दिया है 10 14 16 22 18, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपको बनाकर ड्रॉ करना है। ये आंसर नंबर हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। अच्छे से कर लो। दंड आलेख में यानी बार ग्राफ में बीच बीच में गैप होता है, जैसा कि ये देख रहे हो आप, बीच बीच में समान गैप होता है, ठीक है। जबकि आयत चित्र में गैप नहीं होता है, यानी हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन इसी बात से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 एंड लास्ट। ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डेटा गिवन बिलो। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए आयत चित्र तथा बारंबारता बहुभुज बनाइए। अब यहाँ पर आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज एक साथ बनाना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम एक साथ बनाना। ध्यान से देखो, यहाँ पर सदस्यों की संख्या, परिवार की संख्या यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 0 से 4 4 से 8 यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी सतत श्रेणी में है। तो हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। हमें किंक उंक नहीं लगाना है। किंक कहाँ लगाते हैं, वर्कशीट देखोगे समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो सीधा आ जाओ सॉल्यूशन पर। तो ध्यान से देखो बच्चों, आंसर नंबर 5, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इधर मैंने एक्स एक्सिस इधर लिख दिया। तो ध्यान देखो, मैंने एक्स एक्स पर लिखा है बच्चों सदस्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। 0 से स्टार्ट है, 0 से 4 0 4 8 12 16 20। ध्यान रखना यहाँ पर 20 तक है, ठीक है ना। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो इससे एक अंतराल आगे बढ़ना होता है और 0 से सेम गैप में एक अंतराल पीछे होना होता है। तो 4 का टेबल ले जाओगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंचे 20 4 6 24, एक आगे बढ़ गए, ठीक है। और पीछे भी यहाँ 0 है, तो 4 पीछे आएंगे, -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके मिड पॉइंट का काम होता है जहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को फिनिश करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना, इसलिए किया गया। अब इधर देखो ध्यान से, इधर लिखा गया नंबर ऑफ फैमिलीज यानी परिवारों की संख्या। ध्यान से देखो, 6 30 44 14 4 है, तो मैंने 10 10 का गैप लिखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखो ऑन वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष पर स्केल यानी पैमाना लेते हैं 1 यूनिट यानी 1 इकाई बराबर 10 परिवार यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 10 फैमिलीज, ठीक है। ये हमने पैमाना लिया वाई अक्ष पर, 1 यूनिट इक्वल टू 10 फैमिलीज इधर, ठीक है ना। तो 1 यूनिट के हिसाब से 10 लेना है, तो यहाँ पर 0 है, तो 10 20 30 40। अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट नंबर है 44, तो 50 तक लिखना है। आगे लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अच्छे समझो, ये दोनों चीज़ें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। पैमाना लिखते हैं यानी स्केल लिखते हैं। 0 से 4 6 है, तो 0 से यहाँ पर 10 के बीच में 10 लाइन है, तो छठी लाइन 6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गई। अभी हमको आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम बनाना है। फिर 4 से 8 पर 30 है, तो ये 4 है, 4 से 8 4 से 8 पर 30 यहाँ पर है, ये बना, ठीक है। फिर 8 से 12 पर 44 है, 8 से 12 ये है, 8 से 12 पर 40 और 50 के बीच में 10 लाइन, तो चौथी लाइन 44 हो जाएगी। तो पाँचवीं लाइन से एक लाइन कम 44 हो जाएगी, इस प्रकार से यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, 44 हो गई, ये बनी। अगला 12 से 16 पर 14 है, तो 12 से 16 पर 14 ये 10 है, 10 से 20 के बीच में 10 लाइन, तो चौथी लाइन 14 हो जाएगी 10 के ऊपर, ठीक है ना, ये हो जाएगी। अगला 16 से 20 पर 4 है, तो 16 से 20 ये है,
1 से 10 के बीच में 10 लाइन, तो चौथी लाइन 4 होगी यहाँ पर, ठीक है ना। 5वीं लाइन से एक कम, ठीक है। अब इसके बाद में ये खींचने के बाद में यानी आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम बन गया। अब सबका मिड पॉइंट आपको मार्क करना है। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है बीचों बीच यानी मध्य बिंदु, इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, मिड पॉइंट है। और एक जो पीछे बड़े हो उसका भी मिड पॉइंट 0 से -4 के बीच का मिड पॉइंट यहाँ पर है, और 20 से 24 का मिड पॉइंट यहाँ पर है बीचों बीच में। अब सबको एक दूसरे से मिला दो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये, फिर यहाँ से ये और यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर फिनिश किया। ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि बारंबारता बहुभुज, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई हैं यहाँ पर। इस प्रकार से बनाओ x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, ठीक है। अच्छे समझ लो, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। तो बच्चों फिर से देख लो, ये आपका है बार ग्राफ यानी कि दंड आलेख, ठीक है। ये दंड आलेख है, ये है हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र, और ये हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज एक साथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 are multiple choice questions. Select the most appropriate option from the given options. प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स px = 5x + 3। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद px = 5x + 3 का शून्यक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो ध्यान से, 5x + 3 को =0 के रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन है 5x + 3, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो, आंसर 1 5x + 3, इसको हम रखेंगे =0 के, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 5x = 3, 0 की तरफ आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x = -3/5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा -3/5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ध्यान से देखो, लास्ट वर्कशीट किए थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद के लिए वेरिएबल यानी चर यानी कि A to Z की डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो ये बहुपद है। यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, ये भी है। यहाँ पर z की पावर 2, z की पावर 3, ये भी है। यहाँ पर देखो y की पावर -1 है, तो यानी कि माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आंसर नंबर 2 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, y की पावर -1 + 3y, ठीक है। ये आपका आंसर 2 हो गया। आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है बच्चों, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल y² - 7y + 4y³ बहुपद y² - 7y + 4y³ की घात क्या है। तो घात के लिए यानी कि डिग्री के लिए हाईएस्ट पावर देखो किसकी, वेरिएबल की यानी कि चर की यानी कि A to Z की। यहाँ पर देखो y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 3 है, तो हाईएस्ट है 3, ठीक है। तो आंसर 3 में आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो, आंसर 3 यहाँ पर आपका है y² - 7y + 4y³। तो यहाँ पर डिग्री यानी कि घात, ठीक है, इंग्लिश में डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 3 है, 3, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखो,
क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 4x माइनस 5x² प्लस 7। 4x माइनस 5x² प्लस 7 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखो आंसर 4x माइनस 5x² प्लस 7 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके साथ जो नंबर है 5 है निशान के साथ, क्या हो जाएगा -5। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर x का पूछते तो आंसर आता 4, लेकिन एक्स स्क्वायर का पूछा गया है तो -5 होगा। ठीक है, आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन 5, राइट ए बायोनोमियल ऑफ डिग्री 5। एक द्विपद लिखिए जिसकी घात 5 हो। ठीक है, आंसर 5, यानी कि 2 पद हो। ठीक है, कितने पद हो? 2। जैसे कि हम लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं, x की पावर 5 प्लस 3, इसमें 2 पद हो गए, 1 की घात 5 है। या फिर लिख सकते हैं 2x की पावर 5 माइनस 8, इसमें भी 2 पद हैं लेकिन x की पावर 5 है। या फिर 3x माइनस x की पावर 5। इसी प्रकार बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई एक लिखना है। ठीक है ना, कोई एक। पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 5, और 2 पद होने चाहिए। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप लिख सकते हो XYZ मान के। ठीक है ना, यहाँ पर कोई सा भी वेरिएबल लिख सकते हो, XYZ ध्यान रखना है, A to Z। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है आंसर 6 का फर्स्ट 18x³ माइनस 14x²। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें कॉमन नंबर देखेंगे दोनों में। ठीक है, तो 2 के टेबल में 18 भी आएगा, 14 भी आएगा, और x² है, ये कॉमन करेंगे। अब इससे इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 18x³ ऊपर लिखा, नीचे कॉमन नंबर 2x²। 2 से कट होगा 9 आएगा, ऊपर x ट्रिपल टाइम है और नीचे x डबल टाइम है, तो डबल टाइम कटेगा, x बचेगा, यानी 9x आ जाएगा। कितना? 9x डिवाइड करने पर, तो लिखा 9x माइनस। अब इसके बाद में 14x² में भी 2x² से डिवाइड करेंगे, तो 14x² ऊपर लिखेंगे, कॉमन नंबर 2x² नीचे, x² से x² कट जाएगा, 2 के टेबल में 14 7 पे आएगा, तो आ गया 7, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 का फर्स्ट। ठीक है, 6 का सेकंड है, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन, y² माइनस 6y प्लस 8 है। ठीक है, 6 का सेकंड आंसर देखो, y² माइनस 6y प्लस 8। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों, देखो y² के साथ 1 हाइड है और लास्ट में 8 है, इनका मल्टीप्लाई करो, 1 × 8 आ गया 8। अब ध्यान से देखो, 8 का 2 फैक्टर निकालना है, मल्टीप्लाई करने पर दोनों का 8 होना चाहिए, और लास्ट में जो निशान है प्लस है तो प्लस करने पर, माइनस होता तो माइनस करने पर, बीच का नंबर 6 आना चाहिए, तो हो जाएगा 4 × 2, 4 2 = 8, 4 + 2 करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी सब सेम लिखो, y² माइनस 6 हटाएंगे, नंबर है हमारा 4 + 2, साथ में वेरिएबल जो भी है A to Z लिख देंगे। यहाँ पर y लिखेंगे, प्लस 8, लास्ट का नंबर सेम लिखो। ठीक है, अब आगे y² माइनस ब्रैकेट तोड़ो, 4 का y से करोगे 4y, प्लस माइनस माइनस 2 का y से करोगे 2y, लास्ट का नंबर सेम। अब यहाँ पर 2 2 का बनेगा पेयर, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा। इसमें से कॉमन नंबर निकालना है, इसमें से हम निकालेंगे y दोनों में है। ठीक है, तो y निकालेंगे तो y² में y से डिवाइड करेंगे, इस प्रकार y² में y से डिवाइड करेंगे, y ऊपर डबल टाइम है, y × y, नीचे 1 टाइम है, कट होगा, y 1 टाइम बचेगा, y आ गया। फिर माइनस 4y में भी कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, 4y अपॉन में y से y कट गया, 4 बचा। ठीक है, 4 एक ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ पर पहुँच गए, माइनस लगा देंगे, यहाँ कॉमन क्या करेंगे, y दोनों में नहीं है,
यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, 8 भी कटेगा, कटना चाहिए, ठीक है। तो 2y में 2 से डिवाइड करेंगे, 2y अपॉन में 2 से 2 कट होगा, आ जाएगा y, आ गया y, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 8 में भी 2 से डिवाइड करेंगे, 8 अपॉन में 2 कितना आएगा 4, कितना आ गया 4। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, अन्यथा गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में सेम है। एक बार बाहर वाला एक में करो y -2 और एक बार सेम वाला लिखो y -4, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट A -3 + 7 लाई। बिंदु A -3, 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, क्वाड्रेंट आपके होते हैं 4, यानी कि चतुर्थांश होते हैं 4। ये पहले भी मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट में दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, ठीक है। जहाँ पर दोनों लाइनें यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, उसे बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे MCQ क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन है आपका, पॉइंट है -3, 7। आंसर 1 देखो, पॉइंट है A -3, 7, ठीक है। यहाँ पर 3 माइनस में है, 7 प्लस के साथ है, तो माइनस प्लस। अब माइनस प्लस देखो ध्यान से, माइनस प्लस सेकंड में आता है, ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट में आपका बी ऑप्शन है, ध्यान रखना, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है। अगला देखो, क्वेश्चन सेकंड है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट -4 -3 इज। बिंदु -4 -3 का भुज है। तो देखो ध्यान से, आंसर 2, आंसर 2, -4 -3 ये बिंदु है, ठीक है। ये आपका होता है x, ये होता है y, ठीक है। x जो होता है क्या, x, ये मैंने आपको समझा रखा है, इसे बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और y को बोलते हैं कोटि, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। x को ही इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। और y जो है इसको बोलते हैं कोटि को, ऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों आपसे भुज। तो x आपका भुज होगा, -4 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा -4, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा -4, ये आपका करेक्ट है, आंसर नंबर 2 में। ये चीज़ ध्यान में रखना, भुज कोटि क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे भुज पूछे, आपसे कोटि भी पूछ सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो दिमाग में ये चीज़ें अच्छे से नोट कर लेना, ओके। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी बी ऑप्शन है, 2 में भी बी ऑप्शन है। अगला देखो, क्वेश्चन थर्ड, इन द फिगर गिवन बिलो 4 पॉइंट्स A B C and D आर शोन। निम्न आकृति में 4 बिंदु A B C तथा D दर्शाए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। नीचे है क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ दोज पॉइंट्स विच हैव सेम एब्सिसा। उन बिंदुओं का नाम लिखिए जिनका भुज समान है। भुज का मतलब मैंने क्या बोला, x होता है। अभी मैंने इस क्वेश्चन में भी यही समझाया, भुज होता है x स्टार्टिंग वाला और
कोटि यानी ऑर्डिनेट्स होता है वाई यानी कि लास्ट वाला। ठीक है, तो 4 पॉइंट हैं, ध्यान से देखो, पॉइंट पर फोकस करो। ए बी सी डी, तो अगर इस पर फोकस करोगे आप, ठीक है, ध्यान से देखो, इस पर फोकस करोगे तो ये x हुआ, ये y हुआ, इस पर ये x ये y, इस पर ये x है ये y है, इस पर ये x है ये y है। ठीक है, तो एब्सिसा यानी कि भुज पूछ रहे हैं, तो स्टार्टिंग वाला सेम कहाँ कहाँ है देखो, -2 -2 x सेम है कहाँ पर, b और c पर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर भी देखो 3 स्टार्टिंग वाला 3 ये भी सेम है a और d पर। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिखोगे आप, तो ध्यान से देखो आंसर थर्ड का पहले का आंसर लिखोगे b और c पर x सेम है, कोमा, फिर से a और d पर। ठीक है, इंग्लिश में b यहाँ पर एंड लगा लेना है, एंड c पॉइंट a एंड d पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे राइट द नेम ऑफ दोज पॉइंट्स विच हैव सेम कोऑर्डिनेट्स, उन बिंदुओं के नाम लिखिए जिनकी कोटि समान है। अब सेकंड में कोटि पूछ रहे हैं। ठीक है, कोटि का मतलब वाई। ठीक है, यहाँ पर समझ लेना कोटि वाई होती है। ठीक है ना, ऑर्डिनेट्स। तो ध्यान से देखो एक्स वाई देखना है आपको, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, सेकंड वाला यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो यानी कि ए बी सेम है वाई। ठीक है, और डी सी सेम है, सी और डी सेम है, -2 तो लिख देना ए और बी सी और डी। तो सेकंड का आंसर लिखोगे, यानी वाई वाला सेम हो रहा है ए और बी का सी और डी का। इंग्लिश वाले यहाँ पर एंड लगाएंगे और पर ए एंड बी सी एंड डी। ठीक है, थर्ड का आंसर हो गया। ऐसे नोट कर लो, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। कॉलम ए कॉलम बी। ध्यान से देखो, यहाँ मैंने कॉपी पर लिख लिया है, ध्यान से देखो। ठीक है, हमें मैचिंग करना है। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख लिया है आंसर 4। ठीक है, मैचिंग करना है। सबसे पहले 0,6। तो देखो ये x है आपका, ये y है। तो मैंने आपको समझा रखा कि x y में से अगर कोई 0 है तो वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं होगा, वो अक्ष पर यानी एक्सिस पर आएगा। जहाँ पर 0 होगा उस एक्सिस पर नहीं आएगा, जहाँ 0 नहीं होगा वहाँ पर आएगा। तो x पर 0 है, x पर नहीं आएगा। y पर 6 है तो y अक्ष पर आएगा, यानी y एक्सिस पर आएगा। तो फर्स्ट का आपका मिलान होगा y अक्ष से। ठीक है, इस प्रकार, यानी कि y एक्सिस। अगला है बच्चों, प्लस में 5 है, ठीक है, और प्लस में 3 है। ये दोनों प्लस में हैं। अगर दोनों प्लस के हिसाब से देखोगे तो ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, यानी पहले चतुर्थांश में पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो इसे फर्स्ट बनाओ, फोर्थ को। ठीक है, या फिर यहाँ पर माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, 3 माइनस का कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस का निशान लगा लेना 3 पर। ठीक है, तो ये प्लस का हो गया और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो प्लस माइनस आपका चौथे चतुर्थांश में होता है। ठीक है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में मैचिंग करना है इसकी।
अगला ये x है, ये y है। अब यहाँ x y में से y पर 0 है तो x अक्ष पर होगा, यानी एक्सिस पर होगा। ठीक है, ये चतुर्थांश में नहीं होगा, तो ये x से मिलेगा। इसकी मैचिंग x से करना। ठीक है, अगला यहाँ पर देखो 8 माइनस का है, 3 भी माइनस का है, दोनों में माइनस माइनस का सिंबल है। माइनस माइनस थर्ड में होता है। ठीक है, तो इसकी मैचिंग आपको थर्ड से करना है। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर माइनस लगा लेना। अगर दोनों प्लस हम लेंगे तो इसको आपको फर्स्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट नहीं बना रहे, यहाँ पर माइनस लगा लो, फोर्थ से मिला लो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। ठीक है, ऐसे ही मैच कर लो। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, और लास्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x माइनस 6 कोमा माइनस 7 इक्वल टू 10 कोमा y माइनस 3। यदि x माइनस 6 कोमा माइनस 7 बराबर 10 कोमा y माइनस 3 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। यहाँ पर x माइनस 6, ये स्टार्टिंग वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर x y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 5 देखो। x माइनस 6 कोमा 7 माइनस में बराबर है 10 कोमा y माइनस 3 के। ठीक है, तो यही समझना है आपको यहाँ पर कि स्टार्टिंग वाला x, इसमें ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, तो स्टार्टिंग वाला टर्म स्टार्टिंग वाले के इक्वल होगा। ठीक है, x माइनस 6 इक्वल किसके होगा? 10 के। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 10 माइनस 6 इधर आएगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 16 आ गया। इसी प्रकार ये वाली टर्म y माइनस 3 के इक्वल होगी, यहाँ लिखेंगे y माइनस 3 इक्वल किसके होगा? माइनस 7 के। तो y इक्वल टू माइनस 7 है, ये माइनस 3 इधर आएगा तो निशान बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 इधर आ गया। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 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 करने पर आएगा माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिलेगी 16, y की माइनस 4। ये आंसर नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर मिस्टेक है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखा है, आप समझना। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। At which of the following point the graph of linear equation 3x plus 2y equal 9 cuts the y-axis? रैखिक समीकरण 3x plus 2y बराबर 9 का ग्राफ y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है? तो y अक्ष की बात कर रहा है तो x बराबर 0 होगा। अगर यहाँ पर बोलता x अक्ष को तो y बराबर 0 होता। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर y अक्ष को, इसका मतलब x आपको 0 रखना है। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से फर्स्ट का। आंसर 1, y अक्ष को काटता है, हिंदी में लिखोगे इंग्लिश वाले, कट द y एक्सिस, इसलिए x बराबर कितना रखना आपको? 0। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इक्वेशन क्वेश्चन में जो दिया है लिख लिया गया। 3x प्लस 2y बराबर 9। 3 पे 3, x पर आपको 0 रख देना है तो गुणे में 0 लगा दो, प्लस 2y बराबर 9। 3 को 0 से करोगे 0, मतलब ये फिनिश है, कुछ भी नहीं है, तो बचेगा 2y बराबर 9। तो y बराबर 9 बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, और भाग करोगे तो आ जाएगा 4.5। ठीक है, x पर 0 रखा आपने तो y मिला 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 0,4.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट में राइट है। अगला देखो, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। सॉल्यूशन लिख लेना ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन 2 देखो। हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द इक्वेशंस y इक्वल 5x प्लस 2? समीकरण y बराबर 5x प्लस 2 के कितने हल हैं? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम x पर y पर कितने भी वैल्यू रखेंगे इसके मान आते रहेंगे अनेकों। ठीक है,
तो यहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे डी, इनफाइनेटली मैनी, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फर्स्ट में सी ऑप्शन राइट है आपका, और सेकंड में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, अनेकों हल होंगे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड एनी 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस 2x + y = x + 5। समीकरण 2x + y बराबर x + 5 के कोई 3 हल ज्ञात कीजिए। 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का, आंसर थर्ड देखो, ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया, साफ साफ लिखा गया। 2x इधर लिखा गया है, बराबर की साइड जो x है इसको एक साइड लाएंगे तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में बराबर के जस्ट बाद 5 बचेगा, 5 लिखा गया, प्लस y को 5 की साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा -y। ठीक है, अब इधर देखो 2x है, ये -1x है, 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा, 1 हाइड होता है, लिखा नहीं जाता, बराबर 5 - y सेम लिखा गया। अब इस इक्वेशन पर फोकस करना। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाए इसीलिए ऐसा लिखा गया। ठीक है, 3 सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिखना है y बराबर 0 रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले पुट y = 0। ये इक्वेशन लिख लो, x बराबर 5 - y, तो x बराबर 5 - y पर 0 रख दो, तो 5 में से 0 घटाओगे 5, यानी 1 हल आ गया। ठीक है, फिर से सेम इक्वेशन ये लिखना, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में तो 1 हल हो गया, y बराबर 0 रखने पर, फिर से y बराबर 1 रखने पर हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में पुट y = 1। फिर से इक्वेशन लिख लो सेम, तो 5 - y पर क्या आएगा 1, कितना आ जाएगा 4 माइनस होगा, तो ये 2 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, इसके बाद में फिर से y बराबर 2 रखने पर इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे पुट y = 2। इक्वेशन फिर से सेम लिख लो, y पर 2 रख दो, माइनस कर दो, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3। 3 सॉल्यूशन हो गए, 3 बोल रहा है। अब ध्यान रखना है आपको कि आप चाहो तो अलग सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई सा भी नंबर रखकर, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हो। अब देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 5,0, पहले x का लिखते हैं, इधर लिख सकते हो 4,1, ये किधर से आ रहा है जो सॉल्यूशन निकला, इधर लिख सकते हो 3,2। ठीक है, या फिर बॉक्स बना लो, ऐसे ही आराम से लिख लो। ध्यान से देखो, जब y पर 0 रखा यहाँ पर तो x हमको 5 मिला, फिर से जब y पर 1 रखा तो x हमको कितना मिला 4, फिर से जब y पर 2 रखा तो x मिला 3। ठीक है ना, इस प्रकार बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ये आंसर थर्ड हो जाएगा, समझ गए। आगे देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा तुरंत बता देना, ऐसे लिख लो, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन 4। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x = and y = 1 is a solution of the equation 2x + 3y = k। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। यानी कि हमको x बराबर 2, y बराबर 1 रखना है इस इक्वेशन पर, 2x + 3y = k। यहाँ पर x पर 2, y पर 1 रख कर सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, अब ध्यान से देखो सॉल्यूशन, x बराबर 2, y बराबर 1 लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, 2x + 3y = k। इसके बाद 2 पे 2 इंटू लगेगा, हाइड है, x पर रखा 2, प्लस पे प्लस, 3 पे 3 इंटू लगेगा, y पर 1 = k। 2 × 2 = 4 + 3 × 1 = 3 = k। 4 + 3 7 = k। k का मान आ जाएगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 5 एंड लास्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो हमें रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन बताना है। मान लेते हैं नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। ठीक है, तो कलम की कीमत से 2 गुनी है नोटबुक की कीमत। सॉल्यूशन देखो, आंसर देखो, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी x, हिंदी वाले माना एक नोटबुक की कीमत बराबर x।
ठीक है। फिर से इंग्लिश में, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन वी वाई, हिंदी वाले, और कलम की कीमत वाई, यानी कि नोटबुक की कीमत एक्स मान लिया, कलम की कीमत वाई मान लिया, ठीक है। इंग्लिश में ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश वाले लिखेंगे हिंदी में प्रश्नानुसार, ठीक है। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो है कॉस्ट ऑफ पेन का ट्वाइस है, यानी 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। हिंदी वाले नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणे कलम की कीमत, यानी कि नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत की 2 गुनी है, तो हम कलम की कीमत में 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ट्वाइस है। तो अब नोटबुक की कीमत माना है एक्स, तो इधर लिखेंगे एक्स बराबर पे बराबर 2 पे 2, कलम की कीमत माना है वाई, तो वाई लिखेंगे। आगे सोल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू 2y हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो 2y एक्स की साइड लाओगे तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 2y, इधर बचेगा इज इक्वल टू 0। तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन 1 देखो, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों का योग होता है इस प्रकार, ठीक है। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा, समान यानी कि इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। ए द सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज। एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग होता है, तो सीधी रेखा पर कोई सा भी एंगल बनेगा 180 का होता है, ठीक है। अगला, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द एंगल्स फॉर्म्ड आर। यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हों तो बनने वाले कोण डैश होते हैं। अगर इस प्रकार से लंबवत होंगी तो 90 डिग्री बनेगा दोनों तरफ, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको 90 फिल करना है। अगला, एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और समानांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोणों को डैश कहा जाता है। द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द पैरेलल लाइन्स आर कॉल्ड। ध्यान से देखो, इस प्रकार से मान लो पैरेलल है यानी समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो एक तरफ ये जो एंगल बनेगा इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे इंग्लिश में इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, और हिंदी में आंतरिक कोण, ठीक है। और इन दोनों का प्लस 180 होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाते हैं। अगला, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनका योग डैश होता है। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देयर सम इज 90 होता है, ठीक है, क्लियर है। सप्लीमेंट्री 180 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन 4, इफ़ ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज 3x माइनस 10 एंड 2x प्लस 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ईच एंगल्स। यदि शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म 3x माइनस 10 और 2x प्लस 30 है तो x और प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर 4, ध्यान से देखो, इस प्रकार ये एंगल है, शीर्षाभिमुख बन रहा है तो ये इसके इक्वल होगा, ध्यान लिखा गया है। x को x की साइड लाओ, नंबर को नंबर की तरफ भेजो, निशान बदल जाएगा, ये -2x, ये +10 हो जाएगा, तो यह जाएगा x माइनस करने पर 3x में से 2x माइनस होगा 1x,
1 लिखा नहीं जाता, ये आ जाएगा 40। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना। फिर कह रहा है एक्स का मान निकालना है, ये तो एक्स का मान हो गया। फिर दोनों एंगल भी निकालने हैं, तो पहले हम निकाल लेंगे। पहला है आपका 3x माइनस 10। ठीक है, तो 3 पे 3 x की वैल्यू रख दो, कितना 40 माइनस 10, ये आ जाएगा 120 माइनस 10, 110 आ गया। ठीक है, अब इसका भी निकाल लो मान। इधर देख लो, ये है 2x प्लस 30 है, 2 पे 2 x की वैल्यू कितना रखोगे 40 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 110, दोनों इक्वल निकलेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 80 आएगा, 30 प्लस करो 110 आएगा। ठीक है, तो आगे आपको ये भी लिखना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये लिखने के बाद में ये भी लिख देना। क्लियर है, आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल पी क्यू एट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल सी एम क्यू इक्वल टू 60 देन फाइंड ऑल अदर एंगल्स। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं जो एक तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा क्रमशः एल और एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल सी एम क्यू बराबर 60 है तो अन्य सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम है, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, ये भी निकालना है, ये भी सारे एंगल निकालने हैं। ठीक है, एक पता है, बाकी 3 इधर 4 इधर, एंगल निकालने हैं। सॉल्यूशन देखो, आंसर 5 यहाँ पर डायग्राम बना दिया गया है। ये एम एल मान लो। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 मान लिया। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इस लाइन पर फोकस करो। 60 प्लस एंगल एम इसको मान लेते हैं 180 क्या होगा, लीनियर पेयर, इंग्लिश में, हिंदी में लिखो रैखिक युग्म। ठीक है, तो एम 60 इधर माइनस हो जाएगा, 120 मिल गया, एम का पता चल गया। फिर से देखो, एम इक्वल होगा एल के, क्यों, जेड जैसी आकृति है। ठीक है, तो एम इक्वल एल 120, रीजन लिखो एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, ये भी 120 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 एंगल का पता चल गया। फिर से देखो ध्यान से आगे, एंगल 1 इक्वल 60 होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, ध्यान से देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, एंगल 1 का भी पता चल गया। फिर से एंगल एम देखो, ये एंगल 2 के इक्वल होगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिख देंगे एंगल 2 भी आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, रीजन लिख दो। आगे देखो ध्यान से, ये जेड जैसी आकृति है, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, यहाँ पर लिख दिया गया एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, ये भी 60 हो जाएगा जब ये 60 आया है तो। फिर से देखो ध्यान से, एंगल 3 इक्वल 5 होगा, क्यों, यहाँ पर देखो ध्यान से, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये भी 60 आ जाएगा, 3 आ चुका है। क्लियर है, 3 ऊपर आप निकाल चुके हो। अगला देखो 7, एंगल एल इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, यहाँ पर देखो एंगल एल ये इक्वल होगा 4 के, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर लिख दो, ये भी 120 आ जाएगा। और यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में इंग्लिश में वी बनाओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, वी ओ ए। क्लियर है, तो सारे एंगल आ जाएंगे, 8 एंगल निकालने थे, एक यहाँ पर हमको पता था, ये आंसर आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब जिसको हम p/q के रूप में ना लिख पाएँ। ठीक है, तो 5 क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 5/1 यानी p/q में लिख सकते हैं। अगर हम √4 की बात करें तो देखो ध्यान से, ये 2 का वर्गमूल है, क्या निकलेगा 2, इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, √5 से √5 कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, 2/1 भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि बी ऑप्शन राइट है फर्स्ट में, √5 जिसे हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, ऑन एडिंग 2√7 माइनस √11 एंड √11 माइनस √7 वी गेट 2√7 माइनस √11 और √11 माइनस √7 को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। आंसर नंबर 2,
2√7 माइनस रूट में 11, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, √11 माइनस √7। ध्यान से देखो, ये माइनस में और ये प्लस में है, सेम है। √11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा 2√7 माइनस √7। अब ध्यान से देखो, ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है, हाइड है, तो जब माइनस होगा तो 1 टाइम √7 आएगा। मतलब कि जैसे √7 अगर हम प्लस करते हैं तो ये 1 टाइम ये 1 टाइम ये, यानी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, तो 2√7 आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही माइनस भी होगा ना, तो जब 1 बचता है तो ऐसे लिख दिया जाता है, 1 हाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड में √7। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, तो मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट है, सेकंड में भी बी ऑप्शन राइट है। समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सॉल्यूशन देखो इसका, ध्यान से देखना। तो जब हम √3 को संख्या रेखा पर शो करेंगे, निरूपित करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 3 = 2 + 1। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से √3 का स्क्वायर इक्वल टू होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सेम यही निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको √2 शो करना होगा, उसके बाद वो √3 दिखाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, लाइन खींचते हैं। इसके बाद में एक लाइन खींचना है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है यूनिट। ठीक है ना, मान लेना अपने हिसाब से 1 यूनिट 2 यूनिट। अब यहाँ पर आपको लंब बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस ले लो 1 यूनिट की, ए को केंद्र मानकर बी तक की दूरी लेकर बी पर आपको नोक रखना है और एक आर्क यानी कि चाप ऐसे लगा देना है। ठीक है, जहाँ पर कट करेगा उसको बी से मिला देना, सीधा बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, इस प्रकार बनेगा ये। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। समझ गए। अब इसके बाद में क्या करना है, ये मान लो आपका सी है। ठीक है, सी बिंदु है, अब सी को ए से मिला देना, सी को ए से इस प्रकार मिला देना, ये बनेगा √2। ठीक है, और ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से √2 शो हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, ए को केंद्र मानकर सी तक डिस्टेंस ले लेना, एक आर्क यानी चाप ऐसे लगा देना। ठीक है, ए से सी तक दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगा देना, ये जहाँ पर कट होगा ये आपका √2 शो होगा। इसके बाद में डी से आपको 90 डिग्री यहाँ पर पॉइंट सी पर बनाना है, डायरेक्ट ऐसे बना देना। ठीक है, इस प्रकार डी से नाप लेना और उसके बाद में 90 डिग्री पर ऐसे मार्क करना। ठीक है, 90 डिग्री, और उस पॉइंट को आपको सी से मिलाना है। किससे मिलाना है, सी से। इसको आप सी से ऐसे मिला दो, ये मान लो आपका है डी। ओके, अब करना क्या है, ध्यान से देखो, जितनी डिस्टेंस ये है ना ए बी की, उतनी ही बी और सी की है, और उसी डिस्टेंस से सी को केंद्र मानकर एक आर्क आगे लगा देना है। इस प्रकार ये जहाँ पर कट करेगा, ये मान लो आपका ई पॉइंट है, ई को ए से आपको मिलाना है, ई को ए से मिलाना है। ठीक है ना, ई बिंदु को ए से आप ऐसे मिला देना। ठीक है, ये आपका √3 हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद में आपको यहाँ पर ए और ई का डिस्टेंस लेना है, ए और ई का, देखो। उसके बाद में ऐसे ही एक आर्क फिर से लगाना है, जो इस प्रकार मिलेगा। समझ गए, ये आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना है। यहाँ पर भी लिख देना, ये 1 यूनिट है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है। तो इस प्रकार ये √3 शो हो जाएगा। समझ गए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट में बता देना। ओके, आप पेन का इस्तेमाल मत करना, पेंसिल, प्रकार, रबड़ का इस्तेमाल करना। ओके, तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले ये लिख लो, फिर ऐसे इसको बना लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 2 की पावर 5x इंटू 2x इक्वल टू 5√32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 2 की घात 5x गुणे 2 की घात x बराबर 5 रूट में 32 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो 4 का। आंसर नंबर 4, 2 की घात 5x गुणे में 2 की घात x बराबर 5 रूट में 32। तो यहाँ पर गुणे के निशान है, इसका बेस सेम है तो घात इसकी जुड़ जाएगी, तो 2 लिखेंगे, 5x प्लस x लिख लेंगे, घात को जोड़ देंगे, बराबर यहाँ पर रूट हटेगा तो 1/5 हो जाएगा 32 से बाहर। ठीक है, ध्यान रखना। तो 5x में 1x जोड़ो 6x हो जाएगा, बराबर 32 का एलसीएम निकालो, 5 बार 2 आएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने पर फिर 1/5 सेम लिख दिया। आगे 2 की घात 6x बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 यानी 2 की घात 5, ये 5 बार है इसीलिए। ठीक है, गुणे में 1/5 लिख दिया। आगे 5 से 5 कट जाएगा, इधर 2 की घात 6x बराबर, यहाँ पर 2 की घात 1 बचेगा। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ 2 सेम है तो पावर एक दूसरे के बराबर निकलेगी, तो 6x बराबर 1 के हो जाएगा, तो x बराबर 6 में आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान आएगा 1/6। तो ये आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट 0.7 ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ p/q। 0.7 के ऊपर बार है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। आंसर नंबर 5 देखो। ओके, आंसर नंबर 5 हिंदी में लिखेंगे, माना x बराबर 0.7 के ऊपर बार समीकरण 1। इंग्लिश मीडियम वाले माना पर लिखेंगे लेट, बाकी सेम उतार दो। ठीक है, हिंदी मीडियम में लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। अब ध्यान से देखो, 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पॉइंट देखो 1 10 पर है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आगे इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7.7 के ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ पर 0.7 के ऊपर बार का मतलब है कि 0.77 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और बार फिर से लग जाएगा, तो 7.7 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 2 से 1 घटाने पर, ये 2 है, इससे 1 घटाने पर, और इंग्लिश मीडियम वाले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 इधर क्या है 10x और इधर है x, तो 10x माइनस x किया, इक्वल लगा दिया। इधर क्या है इक्वेशन 2 में 7.7 के ऊपर बार है और इधर 0.7 के ऊपर बार है, लिख दिया। घटा दो 10x, ये 1x है। ठीक है, ये कितना है 1x है, 10x में से 1x जाएगा 9x और इधर ये कट जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 7 अपॉन में इधर 9 आ जाएगा। ठीक है ना, x इक्वल टू 7/9, ये आपका x का मान हो जाएगा p/q के रूप में। ठीक है, आंसर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ पर डाउट होगा बता देना। ओके, हिंदी मीडियम वाले अपनी लाइन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले अपनी लाइन। ओके, क्वेश्चन 6 है, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। निम्न के हर का परिमेयकरण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में आएगा जरूर। तो पहला क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन में √3 प्लस √5। सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का, पहले आंसर 6 का फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे का नंबर सेम लिखकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। फ़र्क इतना होता है कि अगर प्लस होता है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस होता है तो प्लस। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा। समझ गए, सेम ऊपर नीचे इसी नंबर से गुणा किया गया, निशान बदल कर। अब √3 माइनस √5 का जब 1 से गुणा करोगे तो ऊपर सेम आएगा। ठीक है, नीचे देखो ध्यान से, इधर √3 प्लस √5, इधर √3 माइनस √5, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस b। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा a² माइनस b², a पर √3 का स्क्वायर, b पर √5 का स्क्वायर, और जब √3 का स्क्वायर करोगे तो डबल टाइम हो जाएगा, ये 3 निकलेगा। इसी प्रकार √5 का स्क्वायर करोगे तो ये भी जोड़ा बनेगा, 1 निकलेगा 5। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया 3 माइनस 5। इधर मैंने समझा दिया है कि नीचे वाले स्टेप में ये कैसे डायरेक्ट आया। ओके, आगे देखो ध्यान से, आगे हम क्या करेंगे, ऊपर का नंबर सेम लिखा गया है, 3
-5 -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर चाहो तो ऊपर से एक कॉमन करके -1/2 कर सकते हो, फिर ये ब्रैकेट लगा सकते हो। इस प्रकार हो जाएगा आपका आंसर। या फिर आप माइनस ऐसे लिखकर ऊपर का नंबर ब्रैकेट में ऊपर कर दो और नीचे बटे 2 ऐसे लगा दो। ठीक है, चाहे ये लिख लो चाहे ये, आपकी मर्जी है, या फिर दोनों ऐसे ही लिख लो। ओके, ये 6 का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। समझ गए? कहीं पर भी डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, 6 का सेकंड क्वेश्चन है 1/2 में √2 - √7, और ये लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो इसका ध्यान से। सेकंड का आंसर क्वेश्चन सेम लिखा गया है। फिर से हर का परिमीकरण करेंगे तो नीचे वाले नंबर का ऊपर से भी गुणा करेंगे और नीचे से भी। फ़र्क क्या, अगर यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, निशान बदल देते हैं। ठीक, 1 का √2 + √7 से गुणा करोगे सेम आएगा। नीचे फिर से देखो a - b a + b सेम अप्लाई हो रहा है, तो बराबर a² - b²। a पर √2 का स्क्वायर, b पर √7 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे तो ये डबल टाइम जोड़ा बनेगा, इसमें से 2 निकलेगा। √7 का स्क्वायर करोगे तो ये भी सेम जोड़ा बन जाएगा, इसमें से 7 निकलेगा। तो मतलब कि 2 - 7 डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। स्टेप इधर मैंने दिखा दिया है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ऊपर का नंबर सेम लिखा गया, नीचे 2 - 7 -5 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी पहली कंडीशन क्या है, माइनस को कॉमन करके बाहर की तरफ ब्रैकेट लगा के √2 + √7 बटे में 5 लिख सकते हैं। या फिर ऊपर एक कॉमन करोगे तो -1/5 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2 रूट में प्लस रूट में 7 लिख दो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों ऐसे ही लिख लो, चाहे ऐसे रोक दो चाहे फिर ऐसे। ओके, ये आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार, ये 6 का सेकंड का आंसर है, और ये 6 का फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसका आंसर है, और ये 5 का आंसर है, और ये 4 का आंसर है, ये 3 का आंसर है, और ये 1 और 2 का आंसर है। ठीक है, तो बच्चों सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, 2 इक्वल साइड्स आर AB एंड BC। इफ एंगल A = 60 डिग्री देन वैल्यू ऑफ एंगल C इज। एक समबाहु त्रिभुज ABC में 2 बराबर भुजाएं AB और BC हैं। यदि एंगल A बराबर 60 डिग्री है तो एंगल C का मान होगा। अब यहाँ पर दे रखे हैं आइसोसेलेस, जिसका मतलब होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, और ऊपर दे रखे हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि करेक्शन कर लेना, दोनों को या तो समबाहु त्रिभुज समझना या दोनों को समद्विबाहु त्रिभुज समझना। ठीक है, अगर मान लो समबाहु त्रिभुज मानोगे तो यहाँ पर इक्विलेटरल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, फिलहाल आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, कोई एक ही लिखना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक डायग्राम। ठीक है, एक बना लिया ट्रायंगल। क्या बना लिया? ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम हो गया A B एंड C। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि AB और BC बराबर भुजाएं हैं। AB आपका ये है, ये BC यानी BC ये है, इसके इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि AB और BC बराबर हैं। AB बराबर है BC के, दो साइड इक्वल है, इसीलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समबाहु हटा देना। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, आगे दे रखे हैं एंगल A 60 है, ये वाला एंगल कितना है? 60 है। ठीक है, और निकालना क्या है? एंगल C। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो ध्यान से देखो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बराबर भुजाएं ये हैं AB और BC, और ये A एंगल C अपोजिट एंगल से, यानी कि सम्मुख कोण है तो ये इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि एंगल A बराबर बच्चों निकलेगा एंगल C के, और एंगल A 60 है तो C भी 60 डिग्री ही होगा। समझ गए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर मान लो समबाहु त्रिभुज दोनों में डिक्लेयर करते तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं होती हैं बराबर, 1 2 3 तीनों आपस में होंगी इक्वल। इसके अकॉर्डिंग समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, तभी तीनों का योग 180 होता है, क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वैसे भी 60 आ जाता अगर हम समबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग अगर हम इसे मानते तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? ये चीज़ समझ लेना, और यहाँ पर समझ लेना समबाहु के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए इक्विलेटरल। ठीक है,
आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल मेजरमेंट ऑफ एनी वन एंगल इज। समकोण त्रिभुज में किसी एक कोण का माप होता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। एक कोण इसका 90 होता है हमेशा। कितना होता है? 90 डिग्री, यानी कि 90, ठीक है। तो एक कोण कितने को होगा? 90 को होगा। आंसर आ गया, सी ऑप्शन राइट हो गया यहाँ पर कि कोई एक कोण फिक्स होता है 90 डिग्री का होगा, समकोण त्रिभुज है तो। क्लियर है? तो सेकंड में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ए ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सी ऑप्शन राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। अभी मैंने आपको समझाया। तो सारी भुजाएं बराबर कहाँ पर हैं? देखो ध्यान से, इस बॉक्स में है। यहाँ पर सारी भुजाएं बराबर दी गई हैं। ये तीनों इक्वल हैं, तो इसकी मैचिंग आप इससे करोगे। ओके, इसके बाद में अगला देखो ध्यान से, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब सममित समान होती है, द्विमीष दो, बाहुमीष भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो। तो दो भुजा समान यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। तो इसको आप मैचिंग करोगे किससे? फर्स्ट वाले बॉक्स से। क्लियर है? इसके बाद में स्केलन ट्राइंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। इसका मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। देखो, ये छोटी, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, सब अलग अलग है। तो इसकी मैचिंग आप किससे करोगे? इस बॉक्स से करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैचिंग कर लो। आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट की मैचिंग इससे करना है, सेकंड वाले की इससे, और थर्ड वाले की इससे करना है, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पेरीमीटर निकालना है। तो आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर के होता है, यानी कि सभी भुजाओं का योग बराबर परिमाप के होता है। तो पेरीमीटर के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो P बराबर, यानी कि पेरीमीटर बराबर, यानी कि परिमाप बराबर, तीनों भुजाएं कौन कौन से? PQ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे PQ प्लस QR, तो यहाँ पर लिखेंगे QR प्लस PR, तो यहाँ पर लिखेंगे PR। इनकी वैल्यू रखो इक्वल। PQ कितना है आपका? ध्यान से देखो, PQ है 6, लिख दिया 6 प्लस QR कितना आपका? 10, लिख दिया 10 प्लस PR कितना आपका? 14, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 14, प्लस करो, कितना आ जाएगा? 30। क्या है? सेंटीमीटर में है, तो लिख देंगे सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और P पर हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे? परिमाप। ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। परिमाप P यानी कि पेरीमीटर बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, 2 इक्वल साइड्स आर AB एंड BC। इफ एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री देन वैल्यू ऑफ एंगल C इज। हिंदी में एक समबाहु नहीं, समद्विबाहु कर लो क्योंकि आइसोसेलेस है, ठीक है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में दो बराबर भुजाएं AB और BC हैं। यदि एंगल A बराबर 60 डिग्री है तो एंगल C का मान ज्ञात कीजिए, यानी क्या होगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज A B एंड C। तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा A B एंड C। अब क्वेश्चन में दिया है AB इक्वल BC है, ठीक है। यानी AB साइड जो है आपकी ये किसके इक्वल है? AB आपका इक्वल है BC के, ठीक है। अगर आप मान लो समबाहु समझते हैं तो समबाहु में तीनों साइड इक्वल होती है, यानी यहाँ पर इक्विलेटरल होता है तो AC भी इक्वल होता है, लेकिन आइसोसेलेस है, समद्विबाहु समझ लो, ठीक है। और क्या दिया है? एंगल A 60 डिग्री है। तो ध्यान से देखो, एंगल C निकालना है, एंगल C भी आपका 60 हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल C बराबर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर मान लो आप समबाहु त्रिभुज समझते हैं तो आइसोसेलेस की जगह इक्विलेटरल होना था,
तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो वैसे भी आपका ऑप्शन ए राइट होता है 60। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन एस कॉन्ग्रुएंसी रूल एस रिप्रेजेंट्स एस सर्वांग समता नियम में एस दर्शाता है। तो एस का मतलब होता है बच्चों साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखो अगला क्वेश्चन थर्ड, इन द फिगर गिवन बिलो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच कॉन्ग्रुएंसी रूल। नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF किस सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम है। तो ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन। आंसर थर्ड, ये ट्राइंगल है, मैंने समझने के लिए बगल में बना दिया, ध्यान से देखो। हिंदी में लिखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, इंग्लिश में इन ट्राइंगल ABC एंड DEF। ध्यान से देखो, ये साइड BC सिंगल सिंबल के साथ ये इसके इक्वल दिखाया गया है, मतलब कि BC बराबर है EF के। यहाँ पर लिखा गया BC बराबर EF, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन। इसी प्रकार ये साइड देखो, ये डबल सिंबल के साथ है, इसको इसके इक्वल दिखाया गया है, मतलब AB बराबर DE के। यहाँ पर लिखा गया AB बराबर DE, हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश में गिवन। ये एंगल इसके इक्वल दिखाया गया डबल सिंबल के साथ में, एंगल B बराबर एंगल E के। यहाँ पर लिखा गया, हिंदी में लिखो दिया, इंग्लिश में गिवन। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल ABC ये पूरा कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम होगा ट्रायंगल DEF के। क्यों, ध्यान से देखो, ये साइड इक्वल हो रही है, ये एंगल इक्वल हो रहा है, ये साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है ना, इसका मतलब हिंदी में लिख लो SAS यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, इंग्लिश में बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये पूछ रहा था किस रूल से सर्वांग सम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। SAS इसका मतलब साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। ध्यान से पहचानो भुजा कोण भुजा कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान से देखो। तो पहले साइड एंगल साइड, ये देखो साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, मतलब साइड एंगल साइड, ये दोनों के आपस में सर्वांग सम है, तो इसकी मैचिंग आपको इससे करना है। ठीक है, अगला RHS रूल से, मतलब राइट एंगल होना चाहिए एक समकोण और एक कर्ड सेम होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस। एस का मतलब साइड सेम होनी चाहिए, तो ये कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, इसकी मैचिंग इससे करना है। दोनों में एक राइट एंगल है, समकोण है, एक साइड इक्वल हो रही है, फिर से एक कर्ड इक्वल हो रहा है, ये कर्ड है। ठीक है, तो इसकी मैचिंग आप फर्स्ट ऑप्शन से करोगे। अगला एंगल साइड एंगल, मतलब कि पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो ये है। ठीक है, एंगल है, फिर साइड आई बीच में, फिर एंगल है, एंगल साइड एंगल, इस रूल से दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि कोण भुजा कोण, समकोण कर्ण भुजा, और इसका मतलब भुजा कोण भुजा। ठीक है, ऐसे मैचिंग कर लो, ये आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC equal to AD and AB bisects angle A so that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB एंगल A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? BD और BC के बारे में, इसके बारे में लास्ट में हमको बताना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। और डायग्राम इधर बना दिया समझने के लिए। हिंदी में लिखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ठीक है।
इंग्लिश में इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ध्यान से देखो, ये साइड इसके इक्वल दिखाई गई है, मतलब ये AC और ये क्या है AD, तो लिखेंगे AC बराबर AD। हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन। ठीक है, फिर से ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल 1 मान लो, ये ट्राइंगल 2 है, दोनों में AB साइड क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। ये साइड दोनों में ऐड हो रही है, तभी त्रिभुज कंप्लीट हो रहे हैं। तो लिख सकते हैं AB बराबर AB, यानी AB बराबर AB, उभयनिष्ठ हिंदी में, इंग्लिश में कॉमन है। ठीक है, आगे देखो, ये एंगल इसके इक्वल दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है, BAC, ये वाला हो गया। चाहो तो CAB भी लिख सकते हो, और दूसरे का नाम है, ध्यान से देखो नीचे की तरफ, BAD। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल BAC ऊपर वाला, BAC बराबर होगा एंगल BAD नीचे वाले के। हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश में गिवन। ठीक है, इसलिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम होगा ट्राइंगल ABD के। किस रूल से, साइड एंगल साइड। कैसे, देखो ध्यान से, ये साइड कॉमन है तो दोनों में इक्वल हुई, ये साइड भी इक्वल हुई है, बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, और लास्ट में कह रहा है कि BC और BD के बारे में क्या कहोगे, तो हम यही लिख सकते हैं, अतः हिंदी में इंग्लिश में BC इक्वल टू BD होगा। क्यों, CPCT रूल से। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। कंडीशन ज़रूर लिख दिया करो साइड में कि किस कारण, किस रीज़न से आपने उसको किसके इक्वल किया। ठीक है, तो यही चीज़ ध्यान में रखो। बाकी ऊपर नीचे भी आप कुछ भी दिखा सकते हो इन तीनों में से, ज़रूरी नहीं कि आप लाइन से लिखो। ठीक है, बाकी लास्ट में ये होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा प्रूव हो गया। तो आज की वीडियो में इतना था, इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।